Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will start the revision of BSc second year. तो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवाया जाएगा। अब वो रिवीजन में मैं कितनी यूनिट करवाऊंगा हर बुक से और किस तरीके से करवाने वाला हूँ, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और आज मैं 1 यूनिट का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो BSc सेकेंड ईयर के लिए हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है आपके पास 3 पेपर है, 3 बुक है, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं तीनों बुक से 2-2 यूनिट करवाऊंगा, तीनों बुक से मैं 2-2 यूनिट करवाऊंगा और छोटे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक के ही करवाने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स पे रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी आता तो भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत लिख के आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स से कुछ नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में मैं यूनिट 4 करवाने वाला हूँ। आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यूनिट 4 करूँगा। अब मैं कितने टाइम में रिवीजन करवाऊँगा, कितने टाइम में कवर होगा ये रिवीजन, इसको बारे में भी सुन लो, ताकि आप अपना एक स्ट्रेटेजी बना सको कि आपके लिए ये टाइम देना काम का है कि नहीं है। देखो, मैं किस तरीके से रिवीजन करवाऊंगा उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इनमें सबसे छोटे यूनिट कौन से हैं, तो साइज के अंदर सबसे छोटे जो यूनिट है वो 3rd और 4th है। साइज में जो सबसे छोटे यूनिट है वो कौन से हैं? 3rd नंबर का और 4th नंबर का। क्लियर है? लेकिन मैं जो रिवीजन करवाने वाला हूँ वही एक तो यूनिट नंबर 4 का करवाने वाला हूँ और एक इन दोनों में से करवाऊंगा जिसका वोटिंग ज़्यादा आएगा, यूनिट फर्स्ट या सेकेंड, उनमें से एक का करवाऊंगा। यूनिट फर्स्ट ईजी है बट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पूरा बेसिक जो है वो यूनिट फर्स्ट में ही आता है, ठीक है, ईजी है थोड़ा। तो मैं फर्स्ट और लास्ट यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा और छोटे क्वेश्चन इनके भी करवाऊंगा। छोटे क्वेश्चंस तो इनसे भी करवाऊंगा, छोटे क्वेश्चन तो कंप्लीट बुक के होंगे। इसी तरीके से मैथमेटिकल फिजिक्स से भी 2 यूनिट करवाऊंगा, उसके भी छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा सारी जगह से, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, ठीक है। क्लियर है बात? अभी मैं जो चालू करने वाला हूँ यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है वो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम सांख्यिकी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, दोनों को समझ में आएगा, डोंट वरी। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्वांटम सांख्यिकी है, ये यूनिट नंबर 4 है। इसको मैं करीबन 1.5 घंटे के अंदर कवर करवा दूंगा, मतलब आधे घंटे के 3 पार्ट समझ लीजिए। तो 1.5 घंटे के अंदर 1 यूनिट हो जाएगी, 1.5 घंटे के अंदर एक और दूसरी यूनिट हो जाएगी, मतलब 3 घंटे के अंदर एक बुक की 2 यूनिट कवर हो जाएगी। इसका मतलब है 3 घंटे आप ऐसे समझ लीजिए, एक मूवी देख ली और एक बुक के 2 यूनिट का रिवीजन कर लिया, बराबर सी बात है। तो मैं ये करवाने वाला हूँ 3 पार्ट के अंदर करवाऊंगा, आधे घंटे के। अब इसमें यूनिट 4 में क्या क्या है, किस तरीके से है, क्या इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन हम चीज़ें कवर सारी करेंगे, ठीक है। चलो, इससे पहले मैंने एग्जाम का स्ट्रेटजी वगैरह शेयर किया था, तो एक वीडियो अपलोड किया था मैंने जिसमें मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बताया था कि 50% पेपर पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर, और स्ट्रेटेजी के बारे में उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो जिसने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, तो वो वीडियो देख लेना, बड़ा काम का वीडियो है। चलिए, और देखो भैया, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे, तो सबको बेनिफिट मिलेगा, तो अच्छी बात है। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आपके जो क्लासमेट है या आपके जो कॉलेज मेट है, उन सबको भेजो ताकि ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, अब देखो यूनिट 4 है, उसमें क्या क्या चीज़ें, मेनली 2 टॉपिक कवर होते हैं उसके अंदर, 2 टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 4 के अंदर 2 टॉपिक है। एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको बोलते हैं बीबी रेडिएशन बोल लो शॉर्ट में, या कृष्णिका वीकेंड बोल लो। तो एक टॉपिक तो ये है। अब ये एक टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या क्या बनते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक जो दूसरा है वो वितरण फलन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, वितरण फलन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो वितरण फलन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये 3 होते हैं, मैक्सवेल का, और बोसॉन पार्टिकल के लिए बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी पार्टिकल्स के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फर्मी वितरण फलन है, फर्मी डिराक वितरण फलन, बोस आइंस्टाइन वितरण फलन है, और मैक्सवेल वितरण फलन है। ये मैक्सवेल वाला तो यूनिट नंबर 3 में हो जाता है, तो ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों का डेरिवेशन करेंगे। इन दोनों में से एक का डेरिवेशन पढ़ लो, दूसरा डेरिवेशन इजीली वैसे के वैसे ही करना होता है, थोड़ा सा एक फॉर्मूले का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो मेनली तो ये चीजें हैं। पिछले 5-6 सालों के अगर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो आया है वो यहीं से आया है।
और या फिर एक यहाँ से भी आता है, एक टॉपिक, दो टॉपिक ये और है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन और रिचर्डसन डुशमान समीकरण है एक, इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो है उससे थोड़ा सा डेफिनेशन आ जाता है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि इनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि एक तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, फर्मी वितरण फलन ये वाला, और एक ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पूरा ही पोर्शन कर जाना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से चीज़ें, तो फिक्स नहीं है कि क्या है, लेकिन इसमें से आता तो है ही, क्वेश्चन आएगा ही। तो एक तो ये और एक ये फर्मी वितरण फलन वाला, ये मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पर बाकी एक चीज़ मैं दूसरी बता दूं कि अभी थर्ड ईयर के जो पेपर्स हुए थे ना, उनमें जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में 15 सालों में भी जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे ना, उसके हिसाब से नहीं आए थे, थोड़े टफ होके आए थे क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा था, बहुत इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन को का आंसर करने के लिए आपको अलग अलग जगह से दिमाग लगा के अलग अलग जगह से चीज़ें उठानी पड़ रही थी, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सेफ साइड रखने के लिए आप केवल 2 यूनिट प्रिपेयर मत करना, मैं तो 2 करवा रहा हूँ, लेकिन आप, मैं कहूँगा कि 3 यूनिट प्रिपेयर कर लो और छोटे क्वेश्चन सारी बुक के कर लो, कि मतलब बाई चांस अगर टफ आ जाए, थर्ड ईयर की तरह आ जाए तो ईजी रहेगा। और मैथमेटिकल फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं भी, और आप भी ज़्यादा करना, ठीक है, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस पहले पार्ट के अंदर, इस आज वाले पार्ट में मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन करवाऊंगा, सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला करवाऊंगा, और थर्ड वाले पार्ट में ये और छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो 1.5 घंटे के अंदर पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। इसी तरीके से 1.5 घंटे में एक और यूनिट करवा दूंगा मैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या क्या है चीज़ें, देखो सुन लो बात। पहली चीज़ तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, रिवीजन करवा रहा हूँ ना, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, डेरिवेशन करूँगा नहीं, मैं शो करूँगा यहाँ पे। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, देखो सुन लो। ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसको कृष्णिका, बीबी रेडिएशन। एक ऐसा बॉडी होता है जो हर तरीके की लाइट को एमिट करता है और हर तरीके की लाइट को अवशोषित भी कर सकता है। उत्सर्जन भी सारे तरीके की लाइट की कर सकता है और अवशोषण भी सारे तरीके की लाइट की कर सकता है। लाइट के लिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट अगर है वहां पे तो उसका कोई ना कोई लैम्डा होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, उसकी कोई ना कोई आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो उसके उत्सर्जन जो घनत्व है या एनर्जी डेंसिटी है उसको U से लिखते हैं, और एनर्जी जो उत्सर्जित हुआ उसको E से लिखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा तो वो फोटोन की फॉर्म में कर रहा है। क्वांटम में हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी जो उत्सर्जन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की फॉर्म में हो रहा है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर लैम्डा होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, उसकी आवृत्ति होगी, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो एनर्जी होगी, और म्यू क्या है, यू क्या है, ये ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं पैरामीटर्स है। अब देखो क्या है, ऐसा बोला गया कि अगर कोई एक ब्लैक बॉडी है, जैसे नॉर्मल बॉडीज क्या होता है, जैसे ये है या कुछ भी है, वो क्या हर तरीके की लाइट एमिट नहीं करती, लेकिन ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है वैसे तो ब्लैक बॉडी के लिए बोला गया कि ब्लैक बॉडी हर तरीके की लाइट एमिट करती है। अब लाइट एमिट करती है तो उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि वो जो लाइट एमिट कर रहा है ना, वो कौन सी लाइट को कितना कर रहा है। तो लैम्डा के साथ में इस यू का या फिर म्यू ई का, किसी का भी इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है। इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व बोलते हैं। कृष्णिका विकिरण का जो ग्राफ है ये है वक्र, ठीक है। अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है ब्लैक बॉडी में, सुनना। ब्लैक बॉडी में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, सुनना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस वे में आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो क्वेश्चन आता है वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और अलग अलग तरीके में 3-4 तरीके आएंगे, उसमें छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें दी गई है इसमें। तो क्या क्या पूछ सकता है, देखो। एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, आपको शायद विजिबिलिटी ठीक आ रही होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो आ जानी चाहिए, सही तरीके से दिख रहा होगा ये। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक तो है कि कृष्णिका विकिरण क्या है, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, क्या व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके ऊपर पूछेगा। एक तो ये पूछ सकता है, और इसके साथ में बोलेगा कि विकिरण वक्र जो है वो जो कर्व बना है उसकी व्याख्या करो, एक्सप्लेन दी कर्व। तो अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अगर बड़ा आता क्वेश्चन, तो बड़ा क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ सकता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और इसका जो ग्राफ बना है, जो कर्व बना, उसको एक्सप्लेन करो। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले, किस किस तरीके से है ये।
फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है ये जो मैंने लिख रखे हैं ये सारे क्वेश्चन है, ये नोट्स है, अगर किसी को भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस पर मैं मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना या मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो कृष्णिका, जैसे मैंने बताया कि हर तरीके की लाइट को अवशोषित कर सके और उत्सर्जित कर सके, उसको क्या बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब देखो ये ग्राफ बना, ये इस तरीके का बना, ये जो ग्राफ बना ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये इस यहाँ से जैसे इसके अंदर ऐसे दिखा रखा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक निश्चित ताप पर हमने ग्राफ बनाया तो एक ये लाइन मिली। अगर हम लोग ताप बढ़ाए, मान लो कि पहले हम लोगों ने 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया था T1 का वैल्यू, T1 मतलब इतने टेम्परेचर पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये ग्राफ बना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मान लो कि अभी टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं चेक करूं तो ये जो है ये इस तरीके से मिलता है, फिर मतलब और ऊपर चला गया, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, T3 कर दिया मतलब और इंक्रीज कर दिया, तो इस तरीके से मिलता है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते दूसरी चीज ये भी हो रही है कि इसकी जो पीक है ना, ये पीक देखो, ये पीक पहले यहाँ पे मिल रही थी, अब पीक थोड़ा पीछे खिसक गई, इधर आ रही है, अभी पीक फिर और पीछे खिसक गई। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो लेमडा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बोला ना, ये चीजें, और इसके जो नीचे ये एरिया आता है ना, जैसे इस ग्राफ के लिए ये नीचे का अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो अगर आपको पूछा जाता है कि कृष्णिका विकिरण क्या है और उसके ग्राफ की व्याख्या करो, तो कृष्णिका विकिरण पहले तो डेफिनेशन बता देना, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, ये नीचे लिखे हुए हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये पीक है ना, ये इधर की शक्ति जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसा बना दो, ऐसा मत बना देना कि ये ऐसा बनाया, दूसरा भी ऐसा का ऐसा यहीं पे बना दिया, फिर तीसरा भी ऐसे बना, मतलब ये पीक एक जगह मत बनाना, ये थोड़ा पीछे खिसक रहा है। देखो इसको अगर मैं थोड़ा विजुअलाइज करवाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, एक सेकेंड, अगर मैं इसको विजुअलाइज करवाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से है, देखो कहाँ गया, देखो ये ऐसा है, ये इस तरीके से कि जैसे मान लो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इस तरीके से पीक यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, जैसे सपोज मैं टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये पीक जो है ना पीछे की तरफ खिसक रहा है। मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब देखना इसको, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो ये पीक जो है ना इधर खिसकेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो पीक इधर ब्लैक की तरफ, ब्लैक के अंदर आ गया। वापस टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वो जो ग्राफ बनाया ना वो अलग अलग के लिए, जैसे पहले इस टेम्परेचर पे बना लिया, फिर दूसरे टेम्परेचर पे बना लिया, फिर तीसरे टेम्परेचर पे बना लिया, ऐसे अलग अलग। तो क्या होता है, ये पीक है ना पीछे की तरफ खिसकता जाता है। ये चीज़ है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को शो करता है। तो अब इसके जो पॉइंट्स है ना, वो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ब्लैक बॉडी के कर्व को एक्सप्लेनेशन आ जाएगा अपने पास में। देखो कर्व की बात कर रहे थे हम लोग, तो कर्व को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर्व को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखिए ये कर्व है, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं क्या क्या। टेम्परेचर बढ़ा रहे तो लेमडा एम, ये इसको मैक्सिमम पीक जहां पे मिलता है ना उसको बोलते हैं ना लेमडा एम, मतलब लेमडा के तरंग दैर्ध्य के कौन से वैल्यू के लिए मिला, लेमडा एम बोल दिया उसको, लेमडा एम के लिए मिला। अब देखो इसमें काफी सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने कि सभी तरंग दैर्ध्य के लिए विकिरण का उत्सर्जन होता है, हर लेमडा के लिए उत्सर्जन होता है, मतलब हर तरीके की लाइट निकलती है। दूसरा, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कुल उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है, जैसे मैंने बताया एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, एनर्जी को। ताप बढ़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान तथा वक्र के नीचे का क्षेत्रफल बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे तो लाइन ऊपर की तरफ खिसकता जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाइन ऊपर खिसक रहा, ऊपर खिसक रहा मतलब एरिया नीचे जो एरिया आ रहा है वो भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा मतलब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अरे एक तो कम गर्म चीज है, एक ज्यादा गर्म चीज है, तो ज्यादा गर्म चीज से ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित होगी ना, वो चीज है, ज्यादा रेडिएशन होगा। आगे तीन पॉइंट्स हो गए। एक तरंग दैर्ध्य का वह मान जिस पर उत्सर्जित ऊर्जा अधिकतम होती है लेमडा एम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे मैंने बताया उसको पीक वाला वैल्यू कहाँ मिलता है, लेमडा एम बोल दिया। अब देखो इसमें इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए कुछ चीजें, कुछ नियम और दिए गए, कुछ बातें बताएगी कि ये ग्राफ कैसे बना होगा, ये क्या क्या इसमें चीजें हैं।
तो इसमें एक आता है वीन का नियम। ये यहां से छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि वीन का नियम क्या है, एक्सप्लेन करो। 1.5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, छोटे क्वेश्चन में भी। बाकी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरा ही करना पड़ेगा। हम वक्र को एक्सप्लेन करें ना तो तब तो पूरा करना पड़ेगा। बाकी अगर छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता तो वीन का अलग से नियम पूछ लेता है। अब वीन का नियम क्या बोलता है? वीन का नियम ये बोलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो जो आपका लेमडा एम है ना, मतलब जिस लेमडा के वैल्यू के लिए पीक मिल रहा था, वो लेमडा एम क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे लेमडा एम कम होगा। इसका मतलब होगा कि लेमडा एम है ना टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ लेमडा एम कम होगा, ठीक है ना, ये चीज है। इसको बोलते हैं वीन का नियम। इस समानुपाती प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं और यहां पर कांस्टेंट लिख देते हैं बी, जिसको बोलते हैं वीन कांस्टेंट। तो ये वीन नियतांक है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये वीन का नियम भी हो गया और इसका एक पॉइंट और हो गया। 4 पॉइंट पहले हो गए थे, 5वां पॉइंट हो गया एक तरीके से, ये हो गया एक। तो ये हो गया। आगे चलो एक और बात करते हैं। एक और है स्टीफन का नियम। 2 नियम है, एक तो स्टीफन का नियम, एक वीन का नियम। तो छोटे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, स्टीफन का नियम पूछ लिया या वीन का नियम पूछ लिया, तो ये है। और बाकी इसके पॉइंट को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसके पॉइंट में लिखना पड़ेगा। स्टीफन का नियम ये बोलता है कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है ना, जैसे किसी टेम्परेचर पे ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है, जैसे ये एरिया अंडर द कर्व आ गया। हम ये जो क्षेत्रफल बोल रहे हैं, ये क्षेत्रफल किसको बताता है, उत्सर्जित ऊर्जा को, कुल उत्सर्जित ऊर्जा को उस तापमान पर। तो ये जो उत्सर्जित ऊर्जा है ना, ये जैसे मान लो T टेम्परेचर पर है, तो ये उत्सर्जित ऊर्जा का मान टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होती है उत्सर्जित ऊर्जा। रेडिएटेड एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो ये इसके समानुपाती होता है। ये स्टीफन ने बताया था, तो इसके लिए जो कोफिशिएंट लगाते हैं वो स्टीफन कोफिशिएंट है, और स्टीफन कोफिशिएंट को ऐसे लिखते हैं सिग्मा से। ये देखो ये लिखा हुआ है, क्लियर है, ये चीज आ गई। तो ये किसका हो गया, स्टीफन का नियम हो गया, चमका। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। वीन का नियम हो गया, स्टीफन का नियम हो गया, और 3-4 पॉइंट और हो गया। इसके अलावा ऐसा है कि ये ग्राफ कैसे बना, ये ग्राफ बना होगा तो कोई फॉर्मूले से बना सकते ना। ये तो चलो मैंने एक्सपेरिमेंटली बना लिया, लेकिन मैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला भी होना चाहिए मैथमेटिक्स का कि उसकी हेल्प से मैं बना सकूं। तो ऐसा फॉर्मूला देने की कोशिश की सबसे पहले किसने, वीन ने। तो वीन ने एक फॉर्मूला, वो तो वीन का नियम था, अब वीन देगा फॉर्मूला। तो वीन का जो फॉर्मूला, वीन ने बोला कि देखो आप ग्राफ बनाना चाहते हो ई लेमडा और लेमडा के बीच में, तो ग्राफ बनाओ और ये इस इक्वेशन को फॉलो कर लो। तो वीन ने एक नियम दिया कि ये आया ऐसा है, ए लेमडा टू पावर -5 ई टू पावर -hc बाई लेमडा kt, ठीक है ना। ये ऐसा एक फॉर्मूला दिया इन्होंने। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से पूरा ग्राफ नहीं बनता, लेमडा के कम मानों के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, मतलब इधर वाले ग्राफ तो सही सेट हो जाता है इससे, लेकिन आगे वाला नहीं बनता। मतलब ये जो इससे जो ग्राफ बनता है वो लेमडा के कम वैल्यूज के लिए तो बन जाता है, लेकिन आगे वाले वैल्यूज के लिए नहीं बन पाता। तो कम वाले वैल्यूज के लिए बन जाता है, आगे वालों के लिए नहीं बन पाता। तो वीन का नियम, एक जो वीन का विकिरण फॉर्मूला है ना, विकिरण सूत्र है, रेडिएशन फॉर्मूला वीन का, ये अधूरा सा है एक तरीके से, मतलब आधे के लिए काम करा, आधे के लिए नहीं करा। चलो, तो ये अधूरा है, तो फिर किसी और ने कोशिश की, किसने कोशिश की, उसके बाद में रेले और जीन्स, 2 साइंटिस्ट थे, रेले एंड जीन्स, पहनने वाला जीन्स नहीं है, तो रेले एंड जीन्स, इन्होंने कोशिश की और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, वो तो कम, जो लेमडा के लोअर वैल्यूज थे उनके लिए वैलिड था, ये लेमडा के हायर वैल्यूज के लिए वैलिड है। मतलब ये तरंग दैर्ध्य के उच्च मानों के लिए काम करता है, वो लघु मानों के लिए काम करता है। तो ये लेमडा के उच्च मानों के लिए, मतलब लेमडा वो तो कम के लिए करा था, ये इसके लिए करेगा ज्यादा वालों के लिए, ये किसके लिए करेगा, ज्यादा वालों के लिए। तो ये इस तरीके से दोनों फॉर्मूले अपने आप में पूरे मुकम्मल नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। वो आधी कहानी वो बताता, आधी कहानी है। अब मुझे तो पूरा फॉर्मूला चाहिए ना, आधे आधे का क्या करूं मैं। अरे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो पूरा बता सके। तो ये कहानियां बताई थी चिरसम्मत यांत्रिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने पूरा फॉर्मूला दिया। किसने बताया, प्लांक ने दिया। तो उस प्लांक की जो कहानी है ना, उसके ऊपर बात करेंगे अब आगे। क्लियर है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन हो गया। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी और आएंगे चीजें, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो मैंने बोला है कि वक्र का एक्सप्लेनेशन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन हो गई, इसमें वीन का नियम आ गया और स्टीफन का नियम आ गया, ठीक है। और ये रेले जीन्स का सूत्र आ गया, और ये
एक वीन का सूत्र आ गया, इनके 4-5 फॉर्मूले आ गए, ये इतनी कहानी हो गई। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्लांक ने सूत्र दिया ना, वो प्लांक का सूत्र निकालेंगे, वो क्या बताया उन्होंने, और उस प्लांक के सूत्र की हेल्प से ये जो दोनों फॉर्मूले थे ना, इनका डेरिवेशन करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले नहीं, एक्चुअल में ये चार चीजें होगी ना, एक तो रेले जीन्स का नियम, एक रेले जीन्स का फॉर्मूला, एक वीन का फॉर्मूला, एक स्टीफन का नियम और एक वीन का नियम। इन चारों के डेरिवेशन प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया ना, उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना ब्लैक बॉडी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। प्लांक के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि प्लांक का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम लोग इन चारों के डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो प्लांक का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज है कि हमने वो लेमडा के साथ में ग्राफ बनाया था ना, वो ग्राफ आप यू लेमडा का बना लो या ई लेमडा का, एनर्जी का बना लो या ऊर्जा घनत्व का बना लो, वो ग्राफ सेम ही बनता है। वो लेमडा के साथ में बनाया था, तो वो लेमडा के साथ में ऐसा बना था, टेम्परेचर बढ़ाने पे इधर पीक इधर जाती है ना। अब देखो, एक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी एक होता है लेमडा वेवलेंथ, इनमें रिलेशन ऐसा होता है C = न्यू लेमडा, मतलब जो लेमडा होता है C/न्यू होता है, मतलब लेमडा और न्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब लेमडा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, न्यू घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा। मतलब जो मैंने ग्राफ बनाया लेमडा और ई लेमडा, ये ग्राफ अगर मैं आवृत्ति में, मतलब न्यू में और यू लेमडा में, ये यू न्यू में बनाऊं, सॉरी न्यू और यू न्यू में बनाऊं, तो ये क्या होगा, पहले ग्राफ की पीक इधर खिसक रही थी, अब ग्राफ की पीक इधर खिसकेगी, अब ग्राफ का पीक उधर जाएगा, ऐसे 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 इधर जाएगा, उस तरफ शिफ्ट होगा। चमक गया? तो ये कई बार इस तरीके से भी बात करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ का पीक उधर जाएगा, उसमें इधर आ रहा था लेमडा वाले में। मेन चीज तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, लेमडा m = b/t, और इसके बारे में बात की गई है। अब देखो, जो प्लांक का जो फॉर्मूला है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, वो प्लांक का फॉर्मूला होता है ऐसा। प्लांक का जो फॉर्मूला है वो है ये, u लेमडा d लेमडा = 8πhc/λ⁵ d लेमडा e⁻hc/λ kT-1। ये फॉर्मूला है प्लांक का। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से ब्लैक बॉडी के वो जो चारों फॉर्मूले ना, वो डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये अभी फॉर्मूला किसके पदों में, लेमडा के पदों में है, वेवलेंथ के पदों में है। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये लेमडा के टर्म्स में, मैं फ्रीक्वेंसी में, मतलब अपने पास में C = न्यू लेमडा, तो लेमडा की टर्म्स में है ये, तो मैं न्यू की टर्म्स में लेके आना चाहता हूँ। न्यू आवृत्ति को बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है ना, न्यू समझते हो ना, आवृत्ति क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, आवर्तकाल का प्रतिलोम होता है। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आती है। अब देखो, अपने को पता है कि C = न्यू लेमडा होता है, और लेमडा क्या हो गया, C/न्यू हो गया। तो एक तो मैं लेमडा का वैल्यू यहाँ पर, जैसे लेमडा का वैल्यू क्या रख सकता हूँ, C/न्यू, यहाँ पर भी लेमडा का वैल्यू क्या रख सकता हूँ, C/न्यू। दूसरी चीज, ये जो डी लेमडा है ना, डी लेमडा को कैसे रिप्लेस करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन कर दो, इधर भी, इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी लेमडा, इधर -C/न्यू का 1/न्यू का डिफरेंशिएशन क्या, -1/न्यू², न्यू का डी न्यू। तो ये डी लेमडा का वैल्यू आप ये रखना। लोग मिस्टेक ऐसे कर देते हैं इसमें कि डी लेमडा को डायरेक्ट डी न्यू लिख देते हैं। यहाँ पर डी न्यू नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये वाला लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से लेमडा की जगह पे तो आप ये लेमडा की जगह पे तो C/न्यू लिख देना, और डी लेमडा की जगह ये लिख देना। तो आपका कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के पदों में, आपका प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक का विकिरण सूत्र ये मिल जाएगा। आपको मेन ध्यान कौन सा रखना है, ये वाला, आपको ध्यान ये रखना है, प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। विजिबल तो है ना, आपको दिख तो रहा ना ठीक से, एक बार मैं देख लूँ। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्लांक के विकिरण सूत्र से वीन तथा रेले जीन्स के नियम को सिद्ध करो। अब देखो, जो मैं बोल रहा था कि प्लांक के नियम से अपने को रेले जीन्स का और वीन का नियम, और दोनों के नियम और दोनों के सूत्र, चारों चीजें करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, प्लांक के विकिरण सूत्र से वीन तथा रेले जीन्स के वीन तथा रेले जीन्स के नियम नहीं है, ये सूत्र है। सूत्र की व्युत्पत्ति करो, उनको सिद्ध करना है। ठीक है ना,
इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जाता है, इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे बोला जाता है कि सिद्ध करो कि क्वांटम भौतिकी चिरसमत भौतिकी को संतुष्ट करती है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से जो फॉर्मूला मिला ना प्लांक वाला, वो किसको सेटिस्फाई करता है? क्लासिकल मैकेनिक्स से ये जो दोनों फॉर्मूले मिले थे वीन का और रेले का, उनको सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका दूसरा ये भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। अब देखो अपने को क्या करना, वीन का सूत्र और रेले जीन्स का जो सूत्र वो था ना ऊपर, वो कैलकुलेट करना प्लांक वाले सूत्र से, मतलब ये वाला फॉर्मूले से अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला भी कैसे बना था, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो प्लांक भाई साहब ने क्या बोला, प्लांक जी ने ये बोला कि क्या होता है, कोई भी बॉडी है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। ब्लैक बॉडी का ही तो ये डिस्कशन दे रहे हैं ना कि ब्लैक बॉडी के लिए तो कर्व बना है, तो इन्होंने बोला कोई भी बॉडी ऊर्जा उत्सर्जित कैसे करती है, वो जब टेम्परेचर होता है उसके पास, तो वो क्या करता है, उसके जो परमाणु या अणु होते हैं मॉलिक्यूल से एटम्स, वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन से क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जो वाइब्रेशन करते हैं उनको बोलते हैं दोलक, वाइब्रेशन करते हैं वो तो उनको ऑसिलेटर या दोलक बोलते हैं। तो वो जो ऑसिलेटर है ना, अब मान लो कि अलग अलग आवृत्ति या अलग अलग लेमडा की क्या कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं निकाल रहे हैं, अलग अलग लेमडा की ऊर्जाएं निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जो कितने दोलक गति कर रहे हैं, कितने दोलक वाइब्रेशन कर रहे हैं, कितने ऑसिलेटर वाइब्रेशन कर रहे हैं, उसका वैल्यू ऐसा दिया एन, ये लेमडा बराबर में नहीं है, एन लेमडा लिखा हुआ नीचे है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है, एन लेमडा डी लेमडा लिखा हुआ है, एन लेमडा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो वो कितने परमाणु निकल रहे हैं, कितने परमाणु गति कर रहे हैं लेमडा से डी लेमडा की रेंज में, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेंज में इतने परमाणु क्या कर रहे हैं, दोलन गति कर रहे हैं। और इनकी संख्या जो है प्लांक ने ये इस तरीके से बताई कि इनकी जो संख्या होगी, नंबर ऑफ दीज एटम्स विल बी 8 पाई अपॉन लेमडा 4 इंटू डी लेमडा, ठीक है। ये होगी एक दोलक की, मतलब जैसे मान लो कि एक ब्लैक बॉडी, उसमें 1000 ऑसिलेटर, 1000 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दोलन गति कर रहे हैं। एक दोलक की औसत ऊर्जा, एक की एवरेज एनर्जी जो है, उसका फॉर्मूला उन्होंने ये बताया। एक की एवरेज एनर्जी ये है और टोटल पार्टिकल इतने हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी, टोटल पार्टिकल इतने, तो टोटल कितनी ऊर्जा निकल रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक और दो को, तो एक और दो को मल्टीप्लाई किया, तो एक और दो को मल्टीप्लाई किया, तो एन लेमडा डी लेमडा को ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई से, तो ये आ गया, ये जो मिला ये आपको मिल गया प्लांक का फॉर्मूला। ये प्लांक का विकिरण सूत्र था जो अभी हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, वो ये है, ये प्लांक का विकिरण सूत्र मिल गया। अब इस प्लांक के विकिरण सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, देखो एक चीज़ है यहाँ पर न्यू है ना, तो इसको लेमडा में लेके आने के लिए न्यू को लेमडा में लिख दिया, सी अपॉन लेमडा, तो ये पूरा लेमडा में आ गया। ये प्लांक का विकिरण सूत्र ये भी है, ये भी है, ये पूरा लेमडा की फॉर्म में है, तो इसको बोल दिया कि प्लांक का विकिरण सूत्र है। ये अलग अलग फॉर्म में सेम ही है, ठीक है। तो प्लांक का विकिरण फॉर्मूला ये आ गया। अब मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मुझे इसकी हेल्प से जो रेले जीन्स का और जो वीन का फॉर्मूला था ना, जो आधे आधे को एक्सप्लेन करते हैं, उनको डिराइव करना है इसकी हेल्प से। तो देखो डिराइव कैसे करें, इससे तो मुझे पूरा मिलता है ये, लेकिन जो प्लांक की सहायता से वीन का और रेले जीन्स का कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले वीन का विकिरण सूत्र, अब मुझे पता है कि वीन का जो विकिरण सूत्र है वो ऐसा होता है, हम लोग पहले ऊपर लिखे हैं, जब ब्लैक बॉडी के कर्व को एक्सप्लेन कर रहे थे तब बोला कि वीन का विकिरण सूत्र ऐसा होता है, मतलब ये फॉर्मूला निकालना उसकी हेल्प से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ई लेमडा काम में ले लो या यू लेमडा काम में ले लो, दोनों के लिए सही तरीके एक इस तरीके से काम करता है। ई लेमडा और यू लेमडा दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन ये काम दोनों के लिए सेम तरीके से करता है, ठीक है। तो आपका प्लांक का सूत्र ये आ गया, आपको कैलकुलेट करना है ये, मतलब ये प्रूव करना है इसकी हेल्प से। अब मुझे पता है वीन का जो विकिरण सूत्र है वो किस चीज के लिए लागू होता है, लेमडा के कम मानों के लिए, तो लेमडा के लोअर वैल्यूज के लिए अप्लाई होता है। तो लेमडा के लोअर वैल्यूज के लिए अगर एप्लीकेबल है तो देखो ये है प्लांक का सूत्र, इसमें लेमडा के कम वैल्यूज के लिए इसको ओपन करो। देखो तो अगर मान लो लेमडा के वैल्यू कम होगा, लेमडा का वैल्यू कम होगा, तो देखो यहाँ पर जो पावर में है ना, ई की पावर में एच सी अपॉन लेमडा के टी, ये किसमें, ई की पावर में। लेमडा कम होगा, लेमडा जितना कम होगा ये टर्म उतना ही ज्यादा होगा, लेमडा कम होगा तो ये टर्म ज्यादा होगा, ये टर्म ज्यादा होगा तो ई की पावर में ज्यादा टर्म आएगा तो ई की पावर और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये टर्म काफी, और इसमें से एक माइनस हो रहा है, तो ये टर्म लेमडा का वैल्यू कम होगा तो ये टर्म काफी बढ़ जाएगा, ये टर्म काफी बढ़ेगा तो ई टू पावर काफी बढ़ जाएगा, और ई टू पावर काफी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म पूरा ही काफी बढ़ जाएगा।
तो इसमें एक माइनस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इस एक को इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि ये टर्म काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ना एच सी अपॉन लेमडा के टी काफी ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से मैं इसको मैं केवल इससे लिख सकता हूं क्योंकि ये एक कोई मायने नहीं रखेगा, एक को हटा सकते हैं हम लोग। एक को हटा दिया तो केवल ये बचा यहाँ पे और ये बचा, तो इसकी जगह पूरी की जगह ये लिखा, तो देखो क्या बना, तो इसकी जगह ये आया और ये आया, तो मैंने नीचे लिखा और ये नीचे था, नीचे ऊपर गया तो पावर माइनस हो गया और माइनस होके ये बन गया, जो कि अपने को लेके आना था ना वीन का सूत्र, वो बन गया है। ये लो, ये वाला जो चीज़ था ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो ए से लिख दिया, इसको तो क्या लिख दिया, एक ए से कांस्टेंट से लिख दिया, बाकी वो फॉर्मूला बन गया वीन का। ये वीन का सूत्र हो गया। लेमडा के कम मानों के लिए करके देख लिया मैंने, लेमडा के लोअर वैल्यूज के लिए। अब लेमडा के उच्च मानों के लिए देखिए, लेमडा के हायर वैल्यूज के लिए, ये लेमडा के कम मानों के लिए ऐसा बन जाएगा। अब लेमडा के उच्च मानों के लिए जो बनता है वो रेले जीन्स का होता है, तो रेले जीन्स के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो देखो ये प्लांक का सूत्र से ही कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। पहले रेले जीन्स का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है, ये लेके आना है किसकी हेल्प से, ये प्लांक की हेल्प से, प्लांक की हेल्प से ये लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब मुझे पता है कि ये जो है ये हायर वैल्यूज के नहीं है, मतलब लेमडा का वैल्यू ज़्यादा होगा तब, और जब मान लो लेमडा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इस टर्म का क्या होगा, पिछली बार तो लेमडा कम था तो ये टर्म काफ़ी ज़्यादा हो गया तो एक को हटा दिया था, इस बार क्या होने वाला है इस टर्म का, देखो लेमडा ज़्यादा होगा, लेमडा ज़्यादा होगा, अब की बार क्या हो रहा है लेमडा ज़्यादा, तो लेमडा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये टर्म कम होगा, और ये टर्म कम होगा तो पूरा टर्म कम होगा, और ये पूरा टर्म कम होगा। तो अगर e की पावर में कोई चीज़ कम होती है तो हम उसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, एक्सपांसन करते हैं, तो इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो इसको चलो जैसे मान लो e की पावर में कुछ भी होता है, जैसे e टू पावर थीटा है, तो इसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय रूट 2, इस तरीके से रहता है ना। अब इसमें दो टर्म तक की बात करूँ तो 1 प्लस थीटा होता है ऐसे, मतलब जो भी पावर आता है 1 प्लस जो पावर है वो, तो यहाँ पर e टू पावर ये है, तो इसका प्रसार करूँ अगर मैं इसका, तो क्या होगा 1 प्लस पावर, तो 1 प्लस ये आएगा एच सी अपॉन लेमडा के टी, ऐसे आएगा, और ये माइनस माइनस है ही, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा इस पूरे टर्म की जगह, इस पूरे टर्म की जगह बचेगा एच सी अपॉन लेमडा के टी, तो इसकी जगह आएगा एच सी अपॉन लेमडा के टी। एच सी अपॉन लेमडा के टी रखेंगे तो डायरेक्ट अपने पास में वो फॉर्मूला मिल जाएगा, किसका, रेले जीन्स का, तो डायरेक्ट रेले जीन्स का फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को। ये रेले जीन्स का फॉर्मूला मिल गया अपने को, उससे पहले अपने वीन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो रेले जीन्स का फॉर्मूला वो हायर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। हमने क्या किया, प्लांक के सूत्र की सहायता से रेले जीन्स और वीन का सूत्र कैलकुलेट कर लिया, वीन्स फॉर्मूला और रेले जीन्स का जो फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी के लिए वो कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, राइट। एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अब प्लांक के सूत्र से हमको क्या दो नियम दिए थे ना, स्टीफन का और वीन का नियम, वो कैलकुलेट करेंगे, उनके जो फॉर्मूले थे वो कैलकुलेट करेंगे, फिर ब्लैक बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो प्लांक के नियम से सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा मैंने ये, तो प्लांक के वीकेंड सूत्र के साथ वीन का विस्थापन नियम, उसको वीन का विस्थापन नियम भी बोलते हैं, वीन से डिस्प्लेसमेंट लो, जो पहले बताया था ना लेमडा, ये वाला, ये जो है इसको वीन का डिस्प्लेसमेंट लो भी बोलते हैं, लेमडा एम इक्वल टू बी अपॉन टी जो है इसको वीन से डिस्प्लेसमेंट लो भी बोलते हैं, वीन का नियम है, वीन का विस्थापन नियम। तो इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, इसका डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले तो किसकी हेल्प से, प्लांक से, तो ये लेके आना है इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये लेके आना। तो देखो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देखो क्या क्या किया है यहाँ पे, अपने को फॉर्मूला पता ही है, इधर से डी लेमडा को और इधर से डी लेमडा को हटाया तो ये बचा, बाकी का जो बच गया वो बच गया, ठीक है। अब हमको पता है कि पीक कहाँ पर मिलता है, ग्राफ के अंदर जैसे ये यू लेमडा है, जहाँ पर पीक मिलता है यहाँ पर लेमडा एम, मतलब तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जब लेमडा एम हो जाती है ना, वेवलेंथ की वैल्यू लेमडा एम हो जाती है, वहां पर पीक मिलता है, मतलब यू लेमडा का क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है इसका क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो यू लेमडा का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, लेमडा इक्वल टू लेमडा एम पुट करने पे यू लेमडा का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहाँ पे उसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करते तो जीरो आता है, तो यहाँ पर यू लेमडा का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, जीरो। अगर यू लेमडा का डिफरेंशिएशन करूँगा और लेमडा का वैल्यू ये रख दूँ उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यू लेमडा का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अरे समझ आ रहा नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है इसका तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन जीरो।
अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो और उसमें उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, डिफरेंशिएशन करो और जीरो के इक्वल पुट करो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लेमडा के रिस्पेक्ट में, इसका लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया, बड़ा हो गया थोड़ा। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसमें से कुछ कॉमन आया, इधर जीरो के इक्वल हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है, मैक्सिमम का कर रहे हैं ना, जीरो के बराबर हो गया। ये वाला टर्म तो जीरो में चला जाएगा, बाकी का क्या बचा, ये टर्म बचा। इस टर्म में एच सी अपॉन लेमडा के टी को थोड़ा सिंपली तरीके से हम लोग एक्स लिख लेते हैं, तो इसको एक्स लिख दिया, ये कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, इसको कैपिटल ए से लिख देते हैं। तो ये एक्स लिख दो या ए से लिख दो, तो इसको ए लिख दिया, इसको ए लिख दिया, इसको ए लिख दिया, मतलब एक्स लिख दिया, तो ये एक्स लिख दिया। अब इसको थोड़ा 5 को इधर लेके आया, तो ये ऐसे बन के ये इस तरीके से बन गया। अब ये कोई लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व हो नहीं सकता, ये ग्राफ की हेल्प से सोल्व होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखिए, ये एक्स जो है ना, इसको कैपिटल ए से लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो है एक्स जो मैंने माना था, एक्स इक्वल टू कैपिटल ए लिख दिया, उसको एक्स नहीं लिखे कैपिटल ए लिख दिया। तो एस सी अपॉन लेमडा एम के टी, ये जो आया है एस सी अपॉन लेमडा एम के टी, इसको ए के बराबर लिखा। अब यहाँ से देखो लेमडा एम का वैल्यू, यहाँ से लेमडा एम इसको इधर भेज दिया, लेमडा एम जो आया वो इसके इक्वल आ गया। लेमडा एम किसके इक्वल आया, एच सी अपॉन ए के इंटू 1 अपॉन टी, इसके इक्वल आया। इसको तो एक तरीके से कांस्टेंट में ले जा सकता हूँ, तो ये आ गया बी और ये नीचे है टी। यही तो वीन का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, वीन से डिस्प्लेसमेंट लो जो है, वीन का विकिरण नियम, सॉरी वीन का विस्थापन नियम जो है वो यही तो है, लेमडा एम इक्वल टू 1 अपॉन टी, या इसको ऐसे बोलो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, इस तरीके से ये आ गया। क्या किया, मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, फिर एक बचेगा स्टीफन का नियम। क्या किया हमने, हमारे पास में प्लांक का सूत्र था ये, इसमें डी लेमडा दोनों तरफ से हटा, यू लेमडा बच गया, इसका अवकलन करके जीरो के बराबर कर दिया, डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर कर दिया, डिफरेंशिएशन किया, जीरो के बराबर किया। इसमें इस चीज़ को हम लोगों ने कुछ कांस्टेंट मान लिया, ये एस सी अपॉन लेमडा के टी, एस सी अपॉन लेमडा के टी को उसको इक्वल माना। ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, एक्सपोनेंशियल में चला गया। तो ये देखो, इसको ए के इक्वल रखा और ये यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो लेमडा एम 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल आ गया। यही वीन का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, वीन का विकिरण सूत्र, ठीक है। चलिए अब फाइनली बचा किसका, अभी बचा हमारे पास में स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम होता है ई इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4, ये कैलकुलेट करके लेके आना है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करके लाना, इसका भी डेरिवेशन करना है। तो स्टीफन का नियम का डेरिवेशन करेंगे। एक चीज, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, ई इक्वल टू यू इंटू सी अपॉन 4 होता है। सी तो होता है स्पीड ऑफ लाइट, यू अभी काम में ले रहा है ऊर्जा घनत्व जिसको बोलते हैं, ई क्या ऊर्जा, ये एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी, ये अपॉन 4 है, ये ध्यान रखना। तो देखो प्लांक से करना, कैलकुलेट किससे करना, प्लांक से, और लेके क्या आना ये। तो प्लांक के फॉर्मूले से क्या होता है, प्लांक के विकिरण सूत्र से ये चीज़ होती है। अब देखो मुझे क्या करना, ऊर्जा घनत्व है, एक पर्टिकुलर ऐसे एक ऊर्जा घनत्व निकालना है, ये मान लो यू लेमडा में है, इधर लेमडा में, तो एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए जो घनत्व है उसका वैल्यू आ गया यू लेमडा, ठीक है। फिर दूसरे लेमडा के लिए भी कोई यू लेमडा का कुछ और वैल्यू आ गया, फिर यू लेमडा का कुछ और वैल्यू आ गया। तो मुझे टोटल कैलकुलेट करना हो, मान लो यू लेमडा का टोटल कैलकुलेट करना हो, तो क्या कर दूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूं, समाकलन कर दूं, इंटीग्रेशन, यहां से लेके यू लेमडा का इंटीग्रेशन कर देता हूं, यहां से जीरो से लेके लेमडा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये इंटीग्रेशन कर दो। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल ऊर्जा घनत्व आ जाएगा, जिसको यू से लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, यू लेमडा डी लेमडा का इंटीग्रेशन कर दिया। अब यू लेमडा तो हम लोग यू लेमडा डी लेमडा प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से जानते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया। चलो इसका वैल्यू रखा तो क्या हुआ, अब खाली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए देखो क्या होगा, एस सी अपॉन लेमडा के टी जो है ना, उसको एक्स के इक्वल रख लिया, कोई भी एक्स रख दिया ताकि ये थोड़ा छोटा दिखे, इसको एक्स रख दिया। लेमडा को क्या हो गया, यहाँ से लेमडा क्या हो गया, एक्स को इधर भेज दिया, तो लेमडा को ऐसे लिख दिया। तो लेमडा को एक्स की टर्म में यहाँ से लिख देंगे लेमडा का वैल्यू, और इसको लिख देंगे एक्स। बाकी डी लेमडा, यहाँ से डी लेमडा भी डी एक्स के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इधर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये दोनों चीज़ आ जाएगी। या इधर ऐसे कर लो, इसका डिफरेंशिएशन, इसको इधर लेके इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये डी लेमडा आ जाएगा। इधर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एस सी के टी, और लेमडा का क्या होता है, माइनस लेमडा स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, तो ये माइनस इसकी वजह से आया है। और ये इधर का क्या हो गया, डी एक्स हो गया, इधर डी लेमडा आ गया। अब ये जो डी लेमडा था, इसको डी एक्स के टर्म में, ये इसको इधर भेज के ये डी लेमडा का वैल्यू शिफ्ट कर दो, और लेमडा का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर दो, इसको एक्स लिख दो, तो सारा टर्म, सारा इक्वेशन किस में आ जाएगा, अक्ष के टर्म में आ जाएगा, अक्ष के टर्म में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा मिल गया।
इसको अभी लेमडा का वैल्यू रखा नहीं, लेमडा का वैल्यू और रखेंगे तो ये और सिंप्लीफाई होकर टेम्परेचर की टर्म में आगे बाहर। इंटीग्रेशन किस में हो रहा है? अक्ष में हो रहा है, वेरिएबल क्या है? अक्ष है। तो हम लोगों का ये मिला फाइनली। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका एक डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये होता है पाई टू पावर 4/15, ऑलमोस्ट लगभग पाई टू पावर 4/15। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसका वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो फाइनली ये मिला आपको। और इसमें देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, केवल टेम्परेचर की पावर 4 वेरिएबल है। तो इधर चल रहा था अपने पास में u, और इधर क्या आ गया? ये तो सब कांस्टेंट है, t⁴ आया। तो u प्रोपोर्शनल टू t⁴, और e जो होता है वो u इंटू c/4 होता है। तो u मिल गया, तो ये भी मिल गया अपने को। मतलब u क्या है? u अगर t⁴ के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब e भी क्या है? t⁴ के ही प्रोपोर्शनल है। और यही स्टीफन का नियम है, स्टीफन्स लॉ है, यही तो कैलकुलेट करना था। ये अपना एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो गई है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। क्या क्या चीज़ें? देखो सुन लो क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो ये कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ना कृष्णिका विकिरण, उसका कर्व ग्राफ जो आपने पढ़ा ना, उसका एक्सप्लेनेशन करना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, कृष्णिका विकिरण क्या है, और उसका वक्र की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, बड़े क्वेश्चन की बात करें, प्लांक की हेल्प से, प्लांक का जो विकिरण सूत्र है ना, उससे अपने को क्या करना है? उससे वीन का नियम, वीन्स लॉ, जिसको डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं, वीन का नियम और स्टीफन का नियम, वीन का सूत्र, वीन्स फॉर्मूला, रेडिएशन फॉर्मूला, और रेले जीन्स का फॉर्मूला, ये 4 चीज़ों के डेरिवेशन करे हमने, और कुछ नहीं किया। पहले इन दोनों के किए हैं, इन दोनों के, और फिर अभी इन दोनों के कर लिए। तो प्लांक के फॉर्मूले से हम लोगों ने इनके 4 डेरिवेशन कर लिए। इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है। अब इसमें क्या है कि कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी इनमें से कुछ आएगा, पर इनमें से कुछ आता है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हो गया। अब अपने पास में बचा वितरण फलन का, जिसको हम लोग सेकेंड पार्ट के अंदर करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है। इसमें बोसॉन और फर्मियोन आपके सिलेबस में 4th यूनिट में, मैक्सवेल तो 3rd यूनिट में। तो इनमें से एक को कर लो, दोनों उसी तरीके के हैं। तो हम लोग इनमें से एक को कर लेंगे, दूसरे को मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इन पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आधे घंटे में ये हो जाएगा, फिर ये आधे घंटे में। तो इस तरीके से मिला के 1.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।